मुखिया के चुनाव में 500-500 रुपया लेकर वोट बेचे तो मुखिया चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा। 25,000-30,000 घूस लग रहा। मुखिया जी नाली गली नहीं बनवा रहे, राशन कार्ड में 2,000-2,500 500 रुपया अगर वोट दीजिएगा तो लिख कर रखिए, कोई इसको सुधार नहीं सकता। 1 प्रशांत किशोर आ जाए कि 100 गो प्रशांत किशोर आए। भारत के राजनीति के विशाल मंच पर अनगिनत किरदार आए और गए। कुछ ने साम्राज्य बनाए तो कुछ ने नए बनाए, साम्राज्यों को ध्वस्त भी कर दिया। लेकिन इतिहास के पन्नों में एक ऐसा भी नाम दर्ज है जो खुद कभी बादशाह नहीं बना, पर बादशाहों को उनकी गद्दी तक पहुंचाने का रास्ता बनाया। और एक ऐसा रणनीतिकार जिसने कभी किसी को अपना मालिक नहीं चुना, बल्कि खुद वह फैसला किया कि उसकी सलाह का अधिकारी कौन होगा। एक ऐसा नाम जो कभी भगवा लहर का सबसे बड़ा सूत्रधार बना, तो कभी उसी लहर के सामने सबसे मजबूत चट्टान बनकर खड़ा भी हुआ। एक कहानी है प्रशांत किशोर की, उस शख्स की जिसने एक इशारे पर देश की सियासी हवा का रुख बदलने का दावा किया। उस रणनीतिकार की जिसने एक चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने का पूरा ताना बाना बुना और फिर कुछ ही सालों में उसी प्रधानमंत्री के सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंदी को जीत का सेहरा पहनाया। आज हम परत दर परत खोलेंगे प्रशांत किशोर की पूरी कहानी, जानेंगे कि कैसे संयुक्त राष्ट्र यूएन का एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता भारत की राजनीति का सबसे बड़ा चाणक्य बन गया। नरेंद्र मोदी के घर की ऊपरी मंजिल से लेकर नीतीश कुमार के आवास तक सत्ता के गलियारों में उनकी शक्तिशाली मौजूदगी से क्या बना और इसके क्या मायने थे। अमित शाह से उनकी प्रतिद्वंदिता की असली कहानी और क्या है। सबसे बड़ा सवाल, जो व्यक्ति दूसरों की जीत हार की पटकथा लिखता रहा हो, जब उसने खुद अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करने की कोशिश की तो उसके सामने कौन से गहरे विरोधाभास आकर खड़े हो गए। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज मिश्रा, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। चलिए शुरू करते हैं प्रशांत किशोर के शिखर से जमीन और फिर शिखर पर पहुंचने के असाधारण सफर की कहानी। इस कहानी का आरंभ होता है बिहार के रोहतास जिले के एक छोटे से गांव कोनार से, जहां 1977 में प्रशांत किशोर का जन्म हुआ। 12वीं के बाद तो जैसे पढ़ाई से उनका पूरा नाता ही टूट गया और करीब 3 साल तक वो किताबों की दुनिया से दूर भी रहे। ये बकौल प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं। बाद में दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन खराब स्वास्थ्य के कारण उन्हें वापस पटना लौटना पड़ा। उनकी एकेडमिक यात्रा आज भी रहस्य के पर्दों में कुछ तो लिपटी हुई है, पर एक बात जरूर है कि जिस तरह वो दूसरों पर कटाक्ष और सवाल करते हैं, मीडिया में अगर इसकी बात करें, हैदराबाद से इंजीनियरिंग और पब्लिक हेल्थ में पोस्ट ग्रेजुएट करने की बातें तो हैं, लेकिन यह पढ़ाई किस संस्थान से और किस वर्ष में पूरी हुई उसकी पुख्ता जानकारी वो खुद भी सार्वजनिक नहीं करते। और ये विडंबना ही है कि प्रशांत किशोर जो आज तेजस्वी यादव के 9वीं कक्षा तक होने और सम्राट चौधरी की डिग्री पर सवाल उठाते हैं, अपनी खुद की शिक्षा को लेकर पूछे गए सवालों से बचते हुए नजर आते हैं। हाई स्कूल 10वीं 12वीं तो बेबाकी बताते हैं, लेकिन उसके बाद पर उनका भी सवाल गोलमोल होता। बहरहाल डिग्रियों से कहीं आगे प्रशांत किशोर की असली उड़ान शुरू हुई संयुक्त राष्ट्र यूएन से। हैदराबाद में जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ के तौर पर उनकी नौकरी लगी। वहां से उन्हें बिहार में काम करने का अवसर मिला और फिर दिल्ली होते हुए वो संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय अमेरिका पहुंच गए। लेकिन ऑफिस की चारदीवारी उन्हें ज्यादा समय तक बांध नहीं पाई। फील्ड में काम करने की उनकी प्रबल इच्छा उन्हें अफ्रीका ले गई, जहां फ्रेंच भाषी देशों में काम करने के लिए उन्हें फ्रेंच भाषा की भी महारत हासिल करनी पड़ी, क्योंकि बिना सीखे भाषा अगर आप नहीं सीखेंगे तो फिर काम करना बड़ा मुश्किल होता। और अफ्रीका की उसी धरती पर प्रशांत ने एक ऐसा दस्तावेज तैयार किया जिसने उनकी जिंदगी का नक्शा या मायने ही बदल दिया, हमेशा के लिए बदल दिया। अफ्रीका में काम करते हुए प्रशांत किशोर ने भारत के स्वास्थ्य और पोषण क्षेत्र पर एक गहरा शोध किया। उन्होंने अपने आंकड़ों से साबित किया कि गुजरात जैसे राज्य जो सफल घरेलू उत्पाद की दौड़ में सबसे आगे थे, वहीं गुजरात में एक तरफ भूखमरी और कुपोषण के सबसे ज्यादा संख्या थी या स्थितियां बस से बदतर थी बाकी अन्य राज्यों के सामने। ये उस गुजरात मॉडल पर एक सीधी और साहसिक चोट थी जिसका उस वक्त खूब प्रचार किया जा रहा था। गुजरात मॉडल की मित्रों आपने देखी होगी, चर्चा पूरे देश में हुई। पर उसी का सिक्के का जो दूसरा पहलू था, कुपोषण के शिकार सामान्य नागरिक यानी एक सामान्य व्यक्ति शायद ऐसे आलोचनात्मक निष्कर्षों को दबा देता, लेकिन प्रशांत किशोर ने उसकी कॉपी
तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और उसकी दूसरी प्रति उस समय के मौजूदा मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, अब आज के डेट में सबसे ताकतवर नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं देश के, और ये एक बड़ा कदम था। मनमोहन सिंह की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन नरेंद्र मोदी की नजर उस रिपोर्ट पर ठहर गई। उन्होंने आलोचना में भी एक तर्कपूर्ण और बेबाक दृष्टिकोण देखा। मोदी ने अपने अधिकारियों का आदेश दिया कि इस लड़के को ढूंढो और संपर्क करो। अफ्रीका के चार्ट में काम कर रहे प्रशांत किशोर को एक फोन आता है। फोन पर गुजरात के मुख्यमंत्री का निमंत्रण था। साल 2011 में प्रशांत अफ्रीका से सीधे गांधीनगर मुख्यमंत्री आवास पहुंचते हैं। यहीं से भारत की राजनीति की दशा दिशा, मित्रों, इसलिए मैं इस बात कहना चाह रहा हूं कि भारत की राजनीति में प्रबंधन हो सकता है, और ऐसा प्रबंधन जो चुनावी तर्कस, चुनावी रणनीति, जो अब तक आप देखिए भारत देश की आजादी के बाद, वो चाहे पंडित नेहरू हो, इंदिरा जी रही हो, बाकी अटल बिहारी वाजपेयी की बात कर लें, ये इस बात को तो माना जा सकता है कि प्रशांत किशोर से पहले चुनावी रणनीतिकार और चुनावी जीत के सूत्र और सलाह या इसकी मार्केटिंग या इसकी स्ट्रेटजी किसी और व्यक्ति के पास नहीं थी। ये इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। और उन्होंने ट्रेंड सेट किया कि चुनाव, देश की राजनीति, देश की सत्ता, मुख्यमंत्री पद, वो कोई भी राज्य हो, प्रधानमंत्री पद एक तकनीकी से, उसके प्रचार प्रसार से हासिल किया जा सकता है। और 2012 का वो साल था, गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाले थे, लेकिन नरेंद्र मोदी के सबसे भरोसेमंद सेनापति अमित शाह सोहराबुद्दीन मामले के चलते गुजरात से बाहर यानी तड़ीपार थे। मोदी को एक नए और आधुनिक रणनीतिकार की बहुत सख्त जरूरत थी। प्रशांत किशोर सही समय पर सही जगह मौजूद थे। नरेंद्र मोदी ने प्रशांत किशोर पर भरोसा जताया और उन्हें रणनीति बनाने की खुली छूट दे दी। मोदी के सरकारी आवास की ऊपरी मंजिल प्रशांत किशोर का वार रूम बन गई। यहीं से शुरू होता है सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस, यानी सीएजी नाम की एक फौज तैयार की, जिसमें देश के प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे आईआईटी और आईएम से पढ़े लिखे प्रतिभाशाली नौजवान शामिल थे। प्रशांत ने वो कर दिखाया जिसकी किसी को कल्पना भी नहीं थी। उन्होंने तकनीकी को राजनीति का सबसे बड़ा मारक हथियार बना दिया। देश में पहली बार 3D होलोग्राफिक तकनीकी का चुनावी इस्तेमाल हुआ। मोदी गांधीनगर में भाषण देते और उनकी 3D छवि एक ही समय पर गुजरात के दर्जनों शहरों में मौजूदा जनता को लाइव संबोधित करते। ये एक जादू जैसा था जिसने मोदी के चुनाव को या भविष्यवादी विकास पुरुष की छवि में और चार चांद लगाए, उसको स्थापित किया। नतीजा, बीजेपी 182 में से 115 सीट 2012 की विधानसभा चुनाव में जीती और इसी के साथ मोदी की हैट्रिक लगती गुजरात में। लेकिन यह तो केवल एक झांकी थी मित्रों। असली फिल्म 2014 के लोकसभा चुनाव में के प्रदर्शन से पहले की थी, क्योंकि मोदी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तरीके उनकी घोषणा होनी लगभग तय थी या होने की चर्चा थी कि 2012 के बाद तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने दिल्ली का रुख तय कर लिया था। प्रशांत किशोर ने 2014 के लिए मोदी को एक ब्रांड के रूप में तैयार किया। जब मणिशंकर अय्यर ने चाय वाला कहकर उन पर तंज कसा तो प्रसाद ने उस हमले को चाय पे चर्चा जैसे क्रांतिकारी अभियान में बदल दिया। अच्छे दिन आने वाले हैं, आपको सब नारे याद होंगे। अब की बार मोदी सरकार जैसे नारों ने देश के कोने कोने में मोदी की लहर पैदा कर दी। सोशल मीडिया पर आक्रामक अभियान, 3D रैलियां, गांव गांव घूमते वीडियो वैन, प्रचार का ऐसा आधुनिक और संगठित तरीका भारत ने इससे पहले कभी नहीं देखा था। और जब नतीजा आया तो इतिहास बन गया। बीजेपी को अपने दम पर 282 सीटें मिली। एक दशक मित्रों, वो दौर कभी नहीं आया कि भारतीय जनता पार्टी, मतलब कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी कभी सपने में भी अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं सोच सकती थी। इस विशाल जीत के पीछे जिस व्यक्ति का दिमाग था, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते, वो थे प्रशांत किशोर। दिल्ली की सत्ता में आने के बाद प्रशांत को उम्मीद थी कि उन्हें नीति निर्माण में कोई बड़ी भूमिका मिलेगी, प्रभावशाली भूमिका मिलेगी। उन्होंने सीएजी को भंग करके इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी बनाई। वो सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करना चाहते थे, लेकिन सत्ता का गणित कुछ और ही कह रहा था। बीजेपी कई बड़े नेताओं और विशेषकर पार्टी अध्यक्ष बन चुके अमित शाह को प्रशांत किशोर का बढ़ता कद एक समानांतर शक्ति केंद्र जैसा लग रहा था। पार्टी के भीतर यह धारणा मजबूत होने लगी कि पीके एक दुकानदार है जिनका काम भुगतान के बाद खत्म हो जाता है।
लेकिन मित्रों, जब हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड जैसे राज्यों में बीजेपी बिना प्रशांत किशोर के चुनाव जीतती हो तो इस धारणा को और बल मिलता है। लोगों का यह मानना हुआ तो सरकार तो बदलनी ही थी, मोदी को आना ही था, इसमें प्रशांत किशोर का कोई रोल नहीं। जब प्रशांत ने मोदी से मुलाकात की तो उन्हें अमित शाह से मिलने को कहा गया और कहा गया कि अब सारे फैसले अमित शाह ही लेते हैं रणनीतिक रूप में, तो आप उनसे बात करें। प्रशांत किशोर अपमानित महसूस किए और बीजेपी से अपना रास्ता उन्होंने अलग कर लिया। यहीं से शुरू हुई प्रशांत किशोर अमित शाह के बीच की वो प्रसिद्ध प्रतिद्वंदिता जो आपको बिहार की राजनीति में, बिहार के चुनाव में दिख रही होगी, जिसने भारतीय राजनीति के कई समीकरणों को हमेशा के लिए बदल दिया। अमित शाह से बदला लेने के लिए प्रशांत किशोर ने उस समय यानी 2015 में भाजपा के धुर विरोधी यानी मोदी के धुर विरोधी, राजनीतिक विरोधी नीतीश कुमार का हाथ थाम लिया और 2015 का बिहार विधानसभा चुनाव एक अखाड़ा तैयार था। प्रशांत किशोर ने नीतीश को फिर उसी तरीके से नीतीश के घर को अपना वार रूम बनाया और नीतीश ने इससे पहले जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया था। वक्तन एक ऐसा वाकया हुआ था, लेकिन तब पहली राय प्रशांत किशोर की थी कि आप जीतन राम मांझी को हटाएं और खुद मुख्यमंत्री बने, और उन्होंने इनकी सलाह को तुरंत मानकर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद उन्होंने धुर विरोधी लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच जो महागठबंधन की एक ऐसी अभेद दीवार खड़ी थी एनडीए और यूपीए के बीच, जिससे भेदना बहुत मुश्किल था, मोदी शाह के लिए असंभव भी था। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी ने एक रैली में नीतीश के डीएनए पर सवाल उठाया तो पीके ने इसे तुरंत बिहारी अस्मिता राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। लाखों बिहारियों के बाल और नाखून के सैंपल, याद करिए वो दिन, प्रधानमंत्री कार्यालय भेजे जाने लगे और एक नारा गूंजा, बिहार में बहार हो, नीतीश कुमार हो। जब नतीजे आए तो दिल्ली की सियासत हिल गई, क्योंकि ऐसी उम्मीद भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल नहीं थी। महागठबंधन में 243 पे 178 सीटें जीती और यहीं अमित शाह की बहुत बड़ी हार हुई। और प्रशांत किशोर ने यह साबित किया कि गुजरात, दिल्ली और बिहार अभी भी हमारी रणनीति काम आती है। नीतीश कुमार ने उन्हें इस जीत का इनाम कैबिनेट मंत्री के दर्जे से नवाज कर दिया। बिहार की जीत ने पीके को विपक्ष का सबसे बड़ा चुनावी रणनीतिकार बना दिया। कांग्रेस ने उन्हें 2017 के लिए उत्तर प्रदेश और पंजाब की जिम्मेदारी सौंपी। मित्रों, जबकि आपको पता है उस समय कांग्रेस पिछले 32 सालों से उत्तर प्रदेश में बिल्कुल मृत प्राय पड़ी हुई थी। पंजाब में कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन उसका श्रेय काफी हद तक कैप्टन अमरिंदर के करिश्मे को दिया गया। असली परीक्षा उत्तर प्रदेश में थी। पीके ने प्रियंका गांधी को चुनाव का चेहरा बनाना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस के पुराने और स्थापित नेताओं ने उनकी एक भी नहीं चलने दी। उनकी खाट सभा, अगर आपको याद हो तो पूर्वांचल में वो एक मजाक बनी, लोग खाट उठाकर अपने घर ले गए, हंसी का पात्र बनी। बल्कि वो सभा खाट मतलब बैठकर चारपाई पर सभा नहीं हुई, बल्कि उसकी चर्चा खाट उठाकर ले जाने वाली ज्यादा हुई। समाजवादी पार्टी के साथ यूपी के लड़के वाला गठबंधन भी आपको याद होगा, बुरी तरह विफल रहा। कांग्रेस केवल 7 सीटों पर सिमट गई। यह प्रशांत किशोर के शानदार रिज्यूम का पहला बड़ा दाग था। एक धारणा बढ़ी कि पीके केवल एक मजबूत और लोकप्रिय उत्पाद की बेहतरीन बिक्री की मार्केटिंग तो कर सकते हैं, बेच सकते हैं, लेकिन शून्य से किसी पार्टी को खड़ा कर दें ये संभव नहीं। लेकिन प्रशांत किशोर यहां रुके नहीं। उन्होंने आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी के लिए रावाली जगन कावाली जगन, यानी वहां की भाषा में जगन चाहिए जगन आए का नारा दिया और उन्हें प्रचंड बहुमत से सत्ता दिलाई। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के लिए लगे रहो केजरीवाल की रणनीति बनाई और बीजेपी को देश की राजधानी में करारी शिकस्त मिली। और अब आया 2021 पश्चिम बंगाल का चुनाव। मित्रों, पश्चिम बंगाल का चुनाव इसलिए ऐतिहासिक कहा जाएगा क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में लहर चल रही थी, यह प्रशांत के कैरियर का शिखर था। और उन्होंने चुनाव से कई महीने पहले ऐलान किया, मीडिया कितनी भी हवा बना ले, लेकिन भाजपा बंगाल में दहाई के आंकड़े को नहीं पार कर सकती। बड़ी सुर्खियां थी, बहुत इस पे कई चैनलों में इस पे डिबेट भी हुई, अगर करती हो तो मैं काम छोड़ दूंगा। उन्होंने बांग्ला निजर में की चाय, बंगाल अपनी बेटी को ही चाहता है का नैरेटिव सेट किया और मोदी शाह की जोड़ी को बाहरी साबित कर दिया। बीजेपी 77 सीटों पर सिमट गई। प्रशांत किशोर एक बार फिर किंग मेकर साबित हुए। बंगाल की ऐतिहासिक जीत के बाद कांग्रेस समय शारदा कांड से लेकर के ममता बनर्जी पे बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप थे, लेकिन उन सारे आरोपों के बावजूद आधे से ज्यादा बड़े नेता उनके पार्टी से उनको छोड़ के जा चुके थे, आधे से ज्यादा लोग जेल में थे और ये जीत एक माइलस्टोन खड़ा करती। 2024 का लोकसभा चुनाव
के लिए बैठकों का एक लंबा दौर चला। प्रशांत ने कांग्रेस को पुनर्जीवित करने के लिए एक विस्तृत बड़ा ब्लूप्रिंट पेश किया, लेकिन बातें फिर वहीं आकर अटक गई। प्रशांत को काम करने की आजादी, पूरी स्वतंत्रता चाहिए थी। वो सीधे कांग्रेस अध्यक्ष को रिपोर्ट करना चाहते थे। दूसरी ओर कांग्रेस उन्हें एक अधिकार प्राप्त समिति का सिर्फ हिस्सा बनाने के लिए तैयार थी, लेकिन पूरी कमान सौंपने को नहीं, सौदा नहीं हो सका। इसी बीच गोवा का एक लीक हुआ वीडियो सामने आया, जिसमें वो कह रहे थे कि बीजेपी अगले कई दशकों तक भारतीय राजनीति के केंद्र में रहेगी और राहुल गांधी को लगता है कि लोग मोदी को यूं ही उखाड़ फेंकेंगे, पर ऐसा नहीं होने वाला है। इस वीडियो ने कांग्रेस के अंदर उनके प्रति अविश्वास और भी गहरा कर दिया। यहीं से प्रशांत किशोर के कैरियर के विरोधाभास और ज्यादा खुलकर सामने आने लगे। विचारधारा का सवाल, वो खुद को सेंटर लेफ्ट यानी वाम मध्यमार्गी बताते हैं, लेकिन उन्होंने दक्षिणपंथी बीजेपी, समाजवादी, नीतीश और हर तरह की विचारधारा वाली क्षेत्रीय पार्टियों के लिए काम किया। पर मित्रों, इस काम के लिए अक्सर मैंने देखा है प्रशांत किशोर ने बहुत बेबाक टिप्पणी की कि हम एक रणनीतिकार हैं, हम रणनीति तय करते हैं, हमारी जो सेवाएं और सलाह लेता है हम उसके लिए काम करते हैं। तो किसी एक विचारधारा में व्यक्तिगत रूप में व्यक्तिगत अलग बात हो सकती है, व्यवसायिक एक अलग बात हो सकती है, में बांधना मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर के लिए उचित नहीं होगा। वंशवाद पर दोहरा मापदंड, वो तेजस्वी को लालू का बेटा कहकर वंशवाद पर सवाल तो उठाते हैं, लेकिन खुद वंशवादी नेता जगनमोहन रेड्डी और एमके स्टालिन के लिए चुनाव जिताने पर काम कर चुके हैं। भ्रष्टाचार पर चुप्पी तो वो लालू प्रसाद यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, लेकिन 31 से ज्यादा भ्रष्टाचार के मामलों पर सामना कर रहे जगनमोहन रेड्डी को जिताने में पूरी ताकत झोंक देते हैं। यह विरोधाभास तब और भी गहरा हो जाता है जब उन्होंने खुद राजनीति में उतरने का फैसला लिया। असली जो कहानी है, असली जो रणनीति है, वो अब शुरू होती है। कांग्रेस से बात टूटने के बाद प्रशांत किशोर ने रियल मास्टर यानी जनता के पास जाने का ऐलान किया। 2 अक्टूबर 2022 यानी मित्रों आज से ठीक 3 साल पहले की घटना। उन्होंने बिहार में जन स्वराज पदयात्रा शुरू की। बैनर पर गांधी जी की तस्वीर और दावा था गांधी के रास्ते पर चलने का था, लेकिन यात्रा की भव्यता और उसके पीछे विशाल पीआर टीम बताती थी कि यह कोई आम यात्रा नहीं है। यात्रा की फंडिंग को लेकर गंभीर सवाल पहले भी उठते थे और आज भी उठते रहे, जिसका उन्होंने हमेशा गोलमोल जवाब दिया। फिर आया 2024 का लोकसभा चुनाव। अपनी यात्रा के बीच अचानक प्रशांत किशोर मीडिया के सामने और पूरे आत्मविश्वास से दावा किया कि बीजेपी को 303 या इससे ज्यादा सीटें आई। उन्होंने यह भी कहा कि बंगाल में बीजेपी नंबर 1 पार्टी बनेगी। 4 जून को जब नतीजे आए तो प्रशांत किशोर की साख, उनकी राजनीतिक समझ पर सबसे बड़ा सवालिया निशान लग गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 240 पर सिमट गई और बंगाल में तो बुरी तरह हार गई। एक चुनावी चाणक्य की भविष्यवाणी इतनी गलत कैसे हो सकती है? क्या उनसे जमीनी हकीकत का वो आकलन समझने में चूक हो गई जो वो 2011 से 2020, 21, 22 तक समझते रहे, या जानबूझकर बीजेपी के पक्ष में माहौल बना रहे थे? 2 अक्टूबर 2024 को उन्होंने जन स्वराज पार्टी का औपचारिक ऐलान कर दिया। यहां से शुरू होती है उनकी राजनीतिक स्वयं की यात्रा। इससे पहले तो लोगों के साथ रहना, जाना, पद लेना, छोड़ना, राय देना, महत्वाकांक्षा एक अलग बात हो सकती है, लेकिन जन स्वराज पार्टी के ऐलान के बाद शुरू होती है खुद की पार्टी या खुद के पार्टी के संयोजक की भूमिका के रूप में। लेकिन इसके बाद उन्होंने जो किया उसके दावे पोल खोल कर रख दिए। उन्होंने मनीष कश्यप जैसे यूट्यूबर को अपनी पार्टी में सम्मान के साथ शामिल किया, जो खुलेआम गांधी को अपशब्द कहता था और गोडसे का महिमा मंडन करता था। यानी आप समझिए, गांधी के नाम से शुरू हुई यात्रा गोडसे के महिमा मंडन के सबसे बड़े प्रशंसक मनीष कश्यप के साथ वीडियो मुस्लिम विरोधी भाषणों से भरे पड़े। जिस गांधी का झंडा लेकर प्रशांत चले थे, उसी गांधी के हत्यारे के एक प्रशंसक को बिहार का बेटा बताना उनके राजनीतिक कैरियर का सबसे बड़ा स्पष्ट और विरोधाभास है। आज प्रशांत किशोर बिहार के राजनीति खुद को एक तीसरे विकल्प के तौर पर स्थापित करने की एक कठिन जंग लड़ रहे हैं। वो नीतीश कुमार को थका हुआ और तेजस्वी यादव का अयोग्य बताते हैं। उनकी कहानी एक ऐसे असाधारण व्यक्ति की कहानी है जिसने भारतीय राजनीति के कोड को पढ़ना और उसे अपनी मर्जी से मोड़ना, और वो एक शानदार रणनीतिकार है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन क्या एक सफल रणनीतिकार एक सफल और विश्वसनीय नेता भी हो सकता है? क्या जनस्वराज बिहार में कोई सकारात्मक बदलाव लाएगी, या यह भी सत्ता तक पहुंचने का एक और चतुराई से बनाया गया पीआर अभियान बनकर रह जाएगी? प्रशांत किशोर चाणक्य हैं, एक पेशेवर सौदागर हैं, या सच में बिहार के लिए कोई एक मसीहा?
इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ आने वाला वक्त देगा। लेकिन एक बात तो तय है मित्रों, प्रशांत किशोर को आप पसंद करें या न करें, लेकिन आज की राजनीति में आप उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इतने कम समय में। नमस्कार, धन्यवाद। आप देखते रहे यूनाइटेड भारत।